26 जनवरी का दिन यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें जनता का राज हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा हो। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर आज हम आपको अजमेर नगर निगम चुनाव का ऐसा गणतंत्र बता रहे हैं जो हमारे जागरूक नहीं होने पर धाराशायी भी हो सकता है, और उसे धाराशायी होने से रोकने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को आवाज उठानी पड़ रही है। और हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और इसीलिए आपको यह सच्चाई भी दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि अजमेर में शहर की सरकार चुनने का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल सांस्कृतिक त्योहारों की भांति। गणतंत्र दिवस की संध्या पर हम आज नगर निगम पर विशेष रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर और जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा। हालांकि इस हकीकत को जानते तो सब लोग हैं, लेकिन पहली मर्तबा किसी डिजिटल मीडिया ने इसे बताने की हिम्मत की है। एमपीटीवी इंडिया आज अपनी इस विशेष रिपोर्ट में अजमेर नगर निगम में चुनाव लड़ने वाले कुछ ऐसे प्रत्याशियों से संबंधित लोगों की असलियत बताने जा रहा है, जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि इस बार अजमेर नगर निगम चुनाव में 300 से भी ऊपर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और इसमें कई ऐसे लोग अपने परिवार के सदस्यों को नगर निगम अजमेर में पार्षद बनवाकर भेजना चाहते हैं, जिन्हें नगर निगम से वित्तीय और व्यवसायिक लाभ उठाने हैं। इसमें कुछ निगम टेंडरों के लाभार्थी भी हैं और कुछ ऐसे जिनके ऊपर वित्तीय धांधली के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और ऐसे शख्स के परिवार या शख्स का अजमेर नगर निगम में पहुंचना लोकतंत्र के लिए और इस अजमेर शहर के लिए बेहद घातक है। आप खुद ही सोचकर देखिए कि 3,750 रुपए का मानदेय होने के बाद भी पार्षद पद के लिए इतना आकर्षण क्यों हो रहा है? हालांकि एक तरफ इस पद का मान सम्मान दिखाई देता है, गरिमा और विकास की मजबूत कड़ी भी नजर आती है, लेकिन दूसरी ओर लाभार्थियों को अपना लाभ भी नजर आता है। अब आप वार्ड नंबर 71 की प्रत्याशी मोनिका के पति ठेकेदार दीपक जैन को ही देखिए। दीपक जैन के पास अजमेर नगर निगम का लेक व्यू रेस्टोरेंट ठेके पर है, और पूरा शहर जानता है कि गत वर्ष दीपक जैन को नगर निगम के नियमों से काफी परेशान होना पड़ा था, और पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने इस मामले में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजमेर शहर को सच्चाई से रूबरू करवाया था। और इसीलिए ठेकेदार दीपक जैन ने अब अपनी पत्नी को पार्षद बनवाने के लिए निगम प्रशासन में प्रभाव रखना चाहते हैं। जैन का पूरा प्रयास है कि अब किसी भी तरह उनकी पत्नी पार्षद बन जाए। जो निगम के जो पार्षद का पद है, जो कारपोरेट का जो पद है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया है, और लोगों को ऐसा लगता है कि हम पार्षद बनने के बाद में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं, या हम ये कहें कि जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, या जो कहें कि नगर निगम के कामकाज से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम का लेता है, कोई सफाई का ठेके का काम लेता है, और जो दूसरे काम है, चाहे जो वो समारोह स्थल में जो वसूली का काम है, टैक्स वसूली का काम है, उसका काम हो, या नगर निगम के कोई जो स्मार्ट सिटी के तहत जो रिसोर्ट बने हुए हैं, या और जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनके जो काम ठेके पे लेते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी माताजी को, उन सबको इस चुनाव मैदान में उतार दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है उसको उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन अभी हम यदि टिकट बंटवारे में देखें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, उन लोगों ने टिकट प्राप्त किए हैं जो इन सब कारोबार से जुड़े हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पार्टियों में, और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो अजमेर नगर निगम के जो 80 वार्ड हैं, उसके अंदर अधिकतर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों का जो अधिकृत उम्मीदवार है, उनको बागियों का सामना करना पड़ रहा है। बागियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि एक तो आपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, दूसरे जो और पैसे वाले लोग हैं वो उम्मीदवारी अपनी जता रहे हैं, और येन केन प्रकरण जो है वो पार्षद बनना चाहते हैं। और इस बार मेरा ऐसा मानना है कि जो 80 वार्ड हैं, इसमें निर्दलीयों की संख्या भी ज़्यादा आएगी, और वो निर्दलीय सारे या तो बाहुबली होंगे, या शराब के कारोबार से जुड़े हुए होंगे, या और दूसरे कामों से जुड़े हुए होंगे। कुछ ये भी बात सामने आई है कि जो खुलेआम शराब का जो काम करते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के नाम से दुकान आवंटित कराते हैं, वो भी पार्षद पद के लिए दावेदार हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वो सब जने पार्षद बनना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब ये माना जाता है कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी
नगर निगम, नगर पालिका और पार्षद के रूप में है। यदि पहली सीढ़ी का ये हाल है तो ऊपर वाली सीढ़ी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप वार्ड नंबर 67 से निर्दलीय प्रत्याशी इंदू राठी के परिवार को ही देखिए। इनके पति अशोक राठी जो कि पूर्व पार्षद है और इनके ऊपर कई तरीके की अनियमितताएं करने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं और यह आरोप श्री वाटिका रेजिडेंटल वेलफेयर सोसाइटी ने इनके ऊपर लगाए हैं। अब आप ये आरोप पत्रों को देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि अशोक राठी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी इंदू राठी के पति हैं, उन्होंने सोसाइटी के पंजीकरण से लेकर कैमरे, गार्ड, सफाई व्यवस्थाओं और विद्युत उपकरण लगाने तक में रुपयों की धांधली की है। और यह धांधली बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मतदाताओं को चुनाव में कोई भी इनका यह चेहरा नहीं दिखाता है। अजमेर नगर निगम में स्वच्छ और ईमानदार लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है जिससे कि निगम में कोई पार्षद ऐसी वित्तीय धांधली ना कर सके। खैर, अशोक राठी के खिलाफ सोसाइटी के ही बाशिंदों के बयान हमारे पास मौजूद है और वो ही बयान हम आपको सुनाते हैं। श्री वाटिका का जहाँ तक सवाल है कि जिस समय सोसाइटी राजीव मालू जी साहब ने बना के दी थी, बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया सोसाइटी बना के दी थी, लेकिन जो यहाँ की कमेटी बनी ना तो कोई आता है ना कमेटी में कौन कौन है वैसे? अशोक राठी साहब हैं, जोशी साहब हैं, कोई नहीं आता है और स्थिति होती है डे बाई डे ख़त्म होती जा रही है। जो सोसाइटी ने पैसा मेंटेनेंस का दिया उसका आज तक हिसाब नहीं है। हम लोग एसपी ऑफिस तक गए, वहाँ पे भी उन्होंने अपना सेटिंग मीटिंग जो भी करी होगी आज तक उनका नहीं आया, ना हिसाब दे रहे हैं वो लोग। नतीजा ये हो गया कि जो टीवी कैमरे लगे थे 3.5-4 लाख रुपए उसका बिल बना के भेजा गया, अभी तक कैमरे नहीं लगे और सारे का सारा जब हिसाब मांगो तो आज 6 महीने से हम लोग कंटिन्यू हिसाब मांग रहे हैं, कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। नहीं तो कैमरे में भी ऐसा सुनने में आया कि जो 10,000 की चीज़ है उसके 30,000। अरे मेरे भैया जितनी बड़ी सोसाइटी है उसमें 10,000 मीटर का तार बताया कि 10,000 मीटर, 10,000 का मीटर तार बहुत बड़ा होता है सोसाइटी मीटर में। अगर 1 रुपये भी मीटर के हिसाब से आप उसमें पैसा अगर ज़्यादा लिया तो 10,000 रुपये की तो नेट चीटिंग यही होती है। अब 10,000 मीटर के तार पूरी सोसाइटी में लगना बहुत बड़ी बात होती है। सब इतना लोग भी पढ़े लिखे हैं नहीं लगता है। काफ़ी दिन से हिसाब मांग रहा है, झाड़ू के बिल जितना सामान आता है राठी साहब के घर से, राठी साहब के घर से, गुड़ राठी साहब के घर से, सब चीज़ उन्हीं के घर से बनती है। काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैं सोसाइटी में सहमति भी रहता है, इस संबंध को देखते हुए मैंने त्यागपत्र दे दिया। मैंने कहा भैया आप जानो, आपका काम जाने सारा का सारा। अभी बीच में 3 महीने में रहा, यहाँ पे अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद अभी कोई सोसाइटी में अध्यक्ष नहीं, ना कुछ नहीं, ना वो आते हैं ना कुछ करते हैं। बस एक होता है कि जब मेंटेनेंस का होता तो मेंटेनेंस के पैसे तो 20-25 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिएगा। ना सोसाइटी वाले कोई इस रवैया को देखते हो ना तो कोई हिसाब दे रहे भैया उनको। और नतीजा ये है कि बहुत ज़्यादा ही स्थिति दयनीय होती जा रही है। डे बाई डे सोसाइटी का सत्यानाश होता जा रहा है, सारे मेंटेनेंस नहीं है। अब स्थिति ये हो गई है कि जितना पैसा आया था फंड खत्म हो गया। हम पूछते कहाँ गया फंड, बोले पता वो क्या टीवी लग गया, टीवी लग गया तो कहाँ लगा टीवी, कैमरे लग गए तो कहाँ लगे कैमरे, गार्डन वाले को पैसे दिए जा रहे हैं तो गार्डन वाला कोई माल ही नहीं आता है। सब बहुत स्थिति खराब है साहब यहाँ की। चल रही है राम भरोसे चल रही है, ना तो उनका आना है ना वो आते हैं। सब बस साल में, कब तो साल में क्या हो गया आए हुए मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, 3 महीने 4 महीने तो मैं खुद ही देख रहा हूँ सोसाइटी यहाँ पे। ना तो कोई फंड है ना कुछ है, राम भरोसे चल रही है साहब। बहुत दयनीय स्थिति हो गई। श्री वाटिका से हमारे अध्यक्ष श्री राठी जी पिछले 9 महीने से कोई भी तरह का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, ना हिसाब देने में असमर्थ है। हिसाब देने की बारी आती है तब टालम टोल करते हैं, बोले कोई हेपेटाइटिस हो गया, कहीं बीमारी में जा रहा हूँ, कोरोना में जा रहा हूँ, मतलब टालम टाल करते ही जा रहे हैं। सीमा का अंत हो गया। मंदिर निर्माण में भी कोई तरह का सहयोग नहीं करा, एक दिन करा, फिर हमारे पैसे से, स्वयं के पैसे से कार्य करा रहे। अच्छा, वो कितनी बार आते हैं यहाँ पर? करीब कोई 6 महीने में 1 या 2 बार देखा। अच्छा, और साफ सफाई वगैरह? और साफ सफाई वगैरह भी हम हमारे स्तर पे ही कर पाते हैं, कारीगर को या नहीं। आप वो मंदिर निर्माण में भी वो उन्होंने मना करवाया कि मंदिर निर्माण नहीं कराया जाए? हाँ, मना नहीं कराया, है ना? मना कर दिया उन्होंने, है ना? नहीं कोई सहयोग दिया है या मना करा? कोई भी सहयोग नहीं दिया, कोई भी तरह का सहयोग नहीं देना। ये सच्चाई है उन परिवारों की जो इस बार अजमेर नगर निगम में साम दाम दंड भेद सब अपना कर सदन में पहुंचना चाहते हैं। इनका पूर्व का यह इतिहास इस बात को बयान करता है कि ऐसे लोग अगर अजमेर नगर निगम में पहुंचते हैं तो निगम में वित्तीय धांधली को रोक पाना मुश्किल होगा।
ये लोग अपने रसूख के दम पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने से लेकर अधिकारियों को दबाव में लेकर जांच तक को प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार को टेंडर के लाभार्थियों को भी उस कानून के दायरे में लाना चाहिए जिसमें ठेकेदारों को निगम चुनाव लड़ना मना है। सरकार ने यह नियम इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लागू किया था, क्योंकि अगर निगम के ठेकेदार निगम में पार्षद बन पहुंचने लग जाते हैं तो फिर निगम भ्रष्टाचार और वित्तीय धांधली का बड़ा केंद्र बनकर रह जाएगा। और इस मामले में हमने शहर के कुछ जागरूक नागरिक खास बातचीत की है। सुनिए वो इस पर क्या कहते हैं, और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता कीर्ति पाठक को भी सुनिए। लेकिन उससे पहले अजमेर के सभी मतदाताओं से हमारी अपील है कि 28 जनवरी को बढ़ चढ़कर मतदान करें। इस विशेष रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ऐसे प्रत्याशियों को ही सदन में भेजें जो ईमानदार हों, जो स्वच्छ हों, जो जागरूक हों, जो आपकी लड़ाई को सदन में लड़ सकता हो, बजाय इसके जो सिर्फ व्यवसायिक हित के लिए अजमेर नगर निगम के सदन में पहुंचना चाहता हो। 72वां गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र की कुछ बात कर रहे हैं। अजमेर में नगर निगम चुनाव भी चल रहे हैं, तो इन्हीं चुनाव के दौरान दिमाग में एक बात आई थी कि जो लाभार्थी हैं उनके लिए कुछ कानून तो होना ही चाहिए कि जो लाभार्थी हैं वो उनके परिजन वो लोग चुनाव में हिस्सा ना ले पाए। अब जैसे अपन देखते हैं कि जो ठेकेदार हैं A क्लास, B क्लास वगैरह, इन लोगों की रोक लगी हुई है, नगर निगम चुनाव में लड़ नहीं सकते हैं ये लोग, ना ही इनके परिजन। लेकिन इस प्रकार की एक रोक और जरूरी है जो कि अभी हमने देखी नगर निगम चुनाव में कि ये जो टेंडर्स लेते हैं लोग, इन टेंडर्स लेने वाले लोगों के रिश्तेदार मैदान में हैं निगम चुनाव में। अब एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि जो इस प्रकार से लाभ लेते हैं नगर निगम में, तो क्या उन लोगों के परिजनों को और उनको टिकट मिलना चाहिए या चुनाव लड़ने की आजादी होनी चाहिए क्या? मैं नहीं सोचती कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उनका ऑलरेडी पहचान होती है निगम में और वो शायद भ्रष्टाचार में सहायक हो सकते हैं। तो एक ये बात भी, ये आवाज भी उठाई जाए कि इस प्रकार से लाभ लेने वाले व्यक्तियों पर रोक लगे, निगम चुनाव में वे हिस्सा ना ले पाए। आशा है कि सरकार ध्यान देगी इस ओर और अब की बार जो निगम के इलेक्शंस होंगे उनमें ये रोक भी लगेगी। तो हमारे साथ एडवोकेट जिनेश सोनी है इस वक्त, और जिनेश सोनी से हम बातचीत कर लेते हैं। सोनी साहब, MTV इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। मैं एक बात अपने दर्शकों के लिए, मतदाताओं के लिए, 26 जनवरी का दिन है, एक बात आपसे समझना और जानना चाहता हूं कि निगम के इस बार के चुनाव में ये देखने में आया है कि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उसमें से कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निगम के लाभार्थी हैं टेंडरों के। ठेकेदारों को वैसे भी निगम में चुनाव लड़ने से मनाही है, उनके ऊपर कानून लागू होता है, लेकिन जो टेंडर बेसिस लाभार्थी हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है। अगर ये लाभार्थी सदन में पहुंचते हैं, निगम पहुंचते हैं, तो आप कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? भाई, सबसे पहले तो आज देश में गणतंत्र दिवस है और संविधान की जितनी धज्जियां इस चुनाव में उड़ी है उतने कहीं भी नहीं उड़ी। कारण क्या है कि मैंने आपका एक शो देखा था, उसमें एक स्पेसिफिक बात निकल के आई थी कि जितना लाउड स्पीकर इन चुनावों में यूज हो रहा है उतना कभी यूज नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर प्रत्याशी चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, मैं तो युवा हूँ, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैं ईमानदार हूँ, तो ये पैरामीटर दिए किसने? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे देश में वकालत आप करें या किसी कॉर्पोरेशन में काम करें, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई आपका इंटरेस्ट है तो वहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट कॉर्पोरेशंस के लिए, इवन MP के लिए, MLA के लिए नियम तो बने हुए हैं, पर कुछ सरकारी तंत्रों के लालच में और कुछ भ्रष्टाचार के कारण भी ये नियम को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है। अगर वास्तव में ये नियम इम्प्लीमेंट होंगे तो सही लोग जो है चुन के जाएंगे। अभी तो केवल ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये चुनाव एक तरीके से भ्रष्टाचार का एक प्रमुख केंद्र बन चुके हैं कि आप चुनाव लड़िए और निगम में पहुंचिए और पैसे कमाइए। आज आप खुद सोचिए कि इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई बीजेपी से खड़ा हो रहा है, कोई कांग्रेस से खड़ा हो रहा है, मैं आपकी सेवा करूंगा। अरे सेवा करनी, सेवा वैसे कर लो, चुनाव लड़ने की जरूरत क्या आ रही है इसके अंदर? तो इससे अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है कि केवल पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए खुले आम एक खेल चल रहा है
जिसमें कई लोग, कई नेता और कई अधिकारी जो हैं सम्मिलित हैं। तो कुल मिला के नियमों को जो है ताक पर रखा जा रहा है और हमारी न्यायपालिका को, सामान्य विधायिका को इस और ध्यान देना होगा। अगर हम लोग ही ध्यान नहीं देंगे तो हम किसी भी रूप में एक स्वतंत्र राज्य की, एक ऐसा राज्य की जहां संविधान का राज है, उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। सोनी साहब, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि अगर मान लीजिए ये टेंडर के लाभार्थी सदन में पहुंचते हैं, क्या ऐसा संभव है कि ये लोग कभी इनके ऊपर जांच बैठे तो जांच के दस्तावेजों से हेरफेर हो सकती है, जांच के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर दस्तावेजों से हेरफेर हो सकती है, जांच प्रभावित हो सकती है? ऐसा है कि जब भी मामले में भ्रष्टाचार होगा तो सबसे बड़ी समस्या ये कि जो कानून की स्थिति है, खासकर एंटी करप्शन कानून की, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि 17A में जो डिपार्टमेंट है पहले वो जांच करेगा। अब अगर जांच ही डिपार्टमेंट करेगा और यही लोग वहां बैठे हुए हैं तो लाजमी सी बात है कि अपने ही चहितों को बचाने के लिए ये सही स्थिति जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे, सही डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कम से कम वहां ऐसे लोगों के आने पर रोक लगनी चाहिए ताकि जो इनके परिचित हैं या इनके अपने लोग हैं, अगर उन पर कार्रवाई की स्थिति आए तो वहां कम से कम उनको ऐसी हेल्प ना मिले कि वो कानून से बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है और यही सबसे बड़ा संशय है कि अगर इन्हीं लोगों के ऊपर जांच किसी प्रकार की होती है तो जैसा आप कह रहे हैं विभागीय जांच वाली बात कह रहे हैं आप, तो अधिकारी इनको बचाने में जुट जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे राजनीतिक दबाव उस वक्त का हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं, क्या सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए इनको रोकने के लिए, जैसे ठेकेदारों के लिए है? भाई कानून बनाना चाहिए पर कानून बनाते नहीं है। कम से कम एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो हो, हमें करना क्या है। भाई सरकार चाहती है कि अगर लोकतंत्र इस देश में रहे तो कम से कम ऐसे कानून हो कि जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो। सरकार बार बार दावा करते है कि हमने RTA बना दिया या ऐसे कानून हम लेके आ रहे हैं कि जो लोगों में पारदर्शिता रहेगी, पर आज भी हालत ये है नगर निगम की कि आप कोई काम कराना चाहना चाहते हैं तो वहां काम कराना इतना आसान नहीं है। कई बार नक्शों की फाइलें तक पास नहीं हो पाती हैं आपकी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई फाइलें ऐसी हैं जो आज तक दबी पड़ी है। फाइल पे वजन रखो तो ही फाइल पास होगी। दिनेश अमन क्लेम करते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाइए, नंबर डायल कीजिए। मैंने कई मैटरों को रिपोर्ट करे, सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो कुल मिला के कानून अपनी जगह ठीक है, पर जब तक अथॉरिटी इनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी और इफेक्टिव कानून सरकार लाके नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया MPTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।